फ्रेंड्स, हेलो फ्रेंड्स। आज हम आपको लेके आए हैं एक ऐसी ग्रेट पर्सनालिटी के पास में जिसको देखकर आप बहुत मोटिवेट होंगे। चलिए मैं मिलवाती हूँ आपको। और जो कि डेप्यूटी कमिश्नर है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में, और एक छोटी सी जॉब करते थे गवर्नमेंट स्कूल में टीचिंग की, बट वहाँ से वो यहाँ तक कैसे पहुँचे ये काबिल तारीफ है। सर बहुत अच्छे प्लेयर भी हैं। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं हमारे सर बैठे हैं, और आप यहाँ देख रहे होंगे बहुत सारी ट्रॉफीज यहाँ पर रखी हुई हैं। और आप ट्रॉफीज में देख सकते हैं कि जो हमारे सर बैठे हैं डेप्यूटी कमिश्नर हैं ये, और ये गेम का काफ़ी शौक रखते हैं। आज के टाइम में गेम का शौक रखना बहुत ही कम लोग ऐसा करते हैं, लेकिन सर के पास ये चीज़ है। ये सर इसको पैशन को अपना फॉलो करते हैं और काफ़ी लंबे समय से करते हैं। बाकी जुड़ेंगे हमारी रिया मैम के साथ, वो एक्सप्लेन करेंगी हमारे सर और मैम को। हेलो, नमस्ते, आई एम रिया राणा, माय चैनल प्रेरणा बाय स्पेशल इंडियंस। आज मैं आपके सामने एक ऐसी ग्रेट पर्सनालिटी को लेकर आई हूँ जो दिल्ली के इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में एज ए डेप्यूटी कमिश्नर के पद पर आसीन हैं, और यहाँ तक संघर्ष करके वो कैसे आए हैं ये सब हम सुनेंगे उन्हीं के एक्सपीरियंस से। तो सर नमस्ते। सर नमस्ते मैम। नमस्कार। तो सर आप बताइए अपने बारे में। सर मैम, मेरा नाम विवेक चौहान है। मैं 2016 बैच से IRS हूँ। अभी प्रेजेंटली दिल्ली में एज ए डेप्यूटी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स पोस्टेड हूँ। और जानना चाहेंगे आपकी एजुकेशन के बारे में। मैम यही है मैम, मैं दिल्ली में गवर्नमेंट स्कूल से ही पढ़ा हूँ। और जब मैं इनिशियली 7th क्लास तक हम लोग दिल्ली में ही थे, फिर 8th क्लास में आया तो हम लोग गाजियाबाद मूव हो गए। बट मेरा स्कूल लूडलो कैसे नंबर 3 सिविल लाइंस दिल्ली में ही था, तो वही रखा मैंने। स्कूल मतलब सरकारी स्कूल था, बट बहुत अच्छा स्कूल था। तो मैं गाजियाबाद से स्कूल आता था, और 12th तक मैंने उसी स्कूल से पढ़ाई करी। 12th के बाद मैंने डाइट एक इंस्टीट्यूट है जो कि ETE का कोर्स कराते हैं, प्राइमरी टीचर ट्रेनिंग का। उसके बाद फिर 2 साल का वो कोर्स किया मैंने मैम। और उसको कोर्स को करने के बाद सितंबर 2003 से मैं एज ए टीचर ज्वाइन किया MCD डिपार्टमेंट में। जो भी पढ़ाई है मेरी और सारी मतलब विद जॉब है और कोरेस्पोंडेंस ही है। मैंने BA किया है, MA किया है, B.Ed किया है, LLB किया है, LLM किया है, और कुछ सर्टिफिकेट कोर्सेज वगैरह और हैं। और बिजनेस लॉ वगैरह भी हैं जो कि एकेडमी के थ्रू हैं। सर आपने इतनी सारी एजुकेशन ली, इतनी सारी डिग्रियां आपके पास हैं, तो सर कोई ऐसा था आपकी लाइफ में जिसने आपको मोटिवेट किया हो कि तूने ये करना है, ऐसे आगे बढ़ना है? ये सारे थॉट्स आपके माइंड में कहाँ से आए? मैम, एक तो मेरे पास में बैठी हैं जिन्होंने मोटिवेट किया, एंड नन अदर लेस पेरेंट्स हमेशा मोटिवेट करते हैं। और दूसरा मैम, सबसे बड़ा मोटिवेशन किसी भी व्यक्ति के जीवन में ना परिस्थितियाँ होती हैं। तो परिस्थितियों में आदमी मतलब उनसे बहुत सीखता है कि जैसे जैसे जॉब आगे बढ़ी, फिर रिक्वायरमेंट्स कुछ बढ़ी, फिर एक आदमी एक अंदर जो जुनून होता है, तो वो एक हुआ। जैसे शी स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फर्स्ट, तो इन्होंने मोटिवेट किया कि भाई जब मैं कर सकती हूँ तुम भी कर सकते हो। सो वी बोथ, पहले इन्होंने पढ़ना शुरू किया, UPSC की तैयारी करी, उसके बाद मैं पीछे आया। देन अब फैमिली की जिम्मेदारी एक ही है। देखो, आप जब आप घर चलाते हो तो दोनों आदमी नहीं आगे बढ़ सकते। बिल्कुल, एक को घर चलाना होता है और एक को आगे चल, मतलब ये मजबूरी हो जाती है, बिकॉज पूरे परिवार की जिम्मेदारी हमारे ऊपर ही थी। तो शी डिसाइडेड टू ऑप्ट आउट फ्रॉम द प्रिपरेशन, और फिर मैं आगे बढ़ा, ये रुक गई।
अरे तो अब ये नहीं रुकती तो शायद मेरी भी पढ़ाई ना हो पाती। सो हर कंट्रीब्यूशन इज इमेंस एक्चुअली। तो मेन ये है कि एक ओवरऑल अगर कहें तो टीम एफर्ट है, एक पूरे परिवार का आशीर्वाद और जो बड़े बुजुर्ग हैं उनका आशीर्वाद रहा, बिल्कुल जो परिवार है उसका सपोर्ट रहा, तो उसकी वजह से ही कहीं ना कहीं सर चीजें को हो आपने इतना सपोर्ट किया, खुद आपने गिव अप कर दिया, लेकिन सर को आपने आगे बढ़ाया और उसके बाद फिर आपने दोबारा से अपना करियर चूज किया। तो मुझे बताइए कि कैसा आपके टाइम पे किस तरह का संघर्ष रहा है जो आपने फेस किया? देखिए, मेरा मानना है कि जिंदगी के दो पहलू होते हैं, सफलता और असफलता। जो सफल व्यक्ति है, ठीक है, वो तो अपनी राह पे चल देता है। जो असफल व्यक्ति है उसके लिए बहुत मुश्किल होता है चीजों को फेस करना। बिल्कुल। बट मेरे लिए सफलता ये थी कि इनका सिलेक्शन हो गया। मुझे उस समय हमें एक्चुअली घर परिवार और सब कुछ देखना था, तो मुझे था कि मतलब सफलता बस मिल जाए, या इनको मिले या मुझे मिले, हम दोनों में से किसी एक को मिल जाए बस बहुत है। हमारे लिए सबसे बड़ी जो समस्या थी कि हमें कोई गाइड करने वाला नहीं था उस समय। हमने अपना रास्ता खुद ही देखा, उस रास्ते पे चलना, फिर उस रास्ते पे सफल होना बहुत मुश्किल होता है अपने आप में। एक होता है ना कोई आपको गाइड करे कि तो हाँ थोड़ा आपको easy रास्ता हो जाता बता दे है। कि हाँ आपको इसी रास्ते पे चलना है। और हमारे लिए क्या था, हमें रास्ता भी खुद ही ढूंढना था, उस पे चलना भी खुद ही था। तो वो एक बहुत बड़ा हमारे लिए चैलेंज था। बट मैं भी अपने आप को असफल नहीं मानती हूँ। मैं मानती हूँ कि मुझे सफलता के रूप में मुझे ये मिले, और मेरे लिए सबसे बड़ा जिंदगी का ये समझ लो आप गोल्डन मतलब कॉइन है, और वो मुझे मिल गया है। और मैं अपने आप को असफल ना मानती हूँ, सफल मानती हूँ कि मुझे इतने अच्छे हस्बैंड मिले हैं, और अभी भी ये मुझे मोटिवेट करते रहते हैं। हालांकि मेरे चांस अभी खत्म हो गए यूपीएससी के, बट हम कुछ ना कुछ प्रयास करते रहते हैं जिंदगी में आगे बढ़ने का। अभी हम सोचते हैं कि बच्चों को प्रेरित करें अपने, और औरों को भी प्रेरित करें, ताकि वो भी सफलता प्राप्त कर सके। ठीक है। सो मैम, अभी भी आप लगे हुए हो, आप यूपीएससी नहीं क्लियर कर पाए, उसके अलावा भी आप अभी, मैंने आपके बारे में जितना जाना है, जितना देखा है, आप अभी भी कुछ ना कुछ कर ही रहे हो। आप अभी कहाँ पे हैं और क्या आप करते हैं, अपने बारे में बताइए। मेरा नाम पूजा है और मैं एमसीडी प्राइमरी स्कूल में टीचर हूँ। हस्बैंड भी मेरे टीचर ही थे पहले, हम दोनों एक ही साथ प्राइमरी स्कूल में टीचर थे, बट अभी भी मैं टीचर ही हूँ। मैं मानती हूँ कि अगर मैं यूपीएससी नहीं क्लियर कर पाई तो कम से कम मैं बच्चों को अपने स्कूल में, चाहे मेरे बच्चे हैं चाहे मेरे अपने बच्चे हैं, उनको प्रेरित करती रहूँ, ताकि वो कुछ आगे जाके मुकाम हासिल कर सके। क्योंकि बच्चों को प्रेरणा देना भी एक बहुत बड़ा काम है, और मैं चाहती हूँ कि जैसे ये देश की सेवा कर रहे हैं सिविल सर्वेंट बन के, मैं एक टीचर बन के देश की सेवा कर रही हूँ। ये भी अपने आप में बहुत बड़ी देश की सेवा है कि बच्चों को पढ़ाना, उनको हिम्मत देना। क्योंकि एमसीडी स्कूल ऐसे स्कूल हैं जहाँ से बच्चे जिस बैकग्राउंड से आते हैं उनको सोशली, मॉरली और सब कुछ हर तरह से सपोर्ट चाहिए। तो उनको इस तरह का सपोर्ट प्रोवाइड करना, एजुकेशन देना, मैं मानती हूँ ये भी एक देश सेवा ही है। तो देश सेवा सिर्फ एक सिविल सर्वेंट बन के नहीं, आप किसी भी रूप में आप अपनी देश सेवा कर सकते हो। तो मेरा मानना है कि ठीक है, मैं खुश हूँ जहाँ भी हूँ, और बस यही चाहती हूँ कि आगे जो हमारी आने वाली पीढ़ी है, कम से कम उन्हें इतनी दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। अगर हमारे द्वारा किसी को मोटिवेशन मिलता है तो हमें इससे ज्यादा खुशी नहीं होगी। आप अपने जीवन की सबसे बड़ी खुशी शेयर कीजिए हमारे दर्शकों के साथ में। मैं एक को पॉइंट आउट करना थोड़ा मुश्किल है। दो खुशी हैं। एक होता है ना, आपकी लाइफ में कुछ पॉइंट्स होते हैं, जैसे मुझे 7 साल लगे इनसे शादी करने में। 7 साल? हाँ, पहली तो वो खुशी थी। ठीक है। देन अगले 7 साल यूपीएससी पास करने में लगे। तो जो यूपीएससी का जो रिजल्ट है वो एक मतलब दो चीजें, मतलब उनको कंपेयर नहीं किया जा सकता दोनों चीजों को, बिकॉज जब आप 7 साल तक किसी चीज का वेट करते हैं, तो जब वो आपको मिलती है तो बीच में ही गिव अप कर जाते हैं। 7 साल तक तो बहुत बड़ी पेशेंस चाहिए। वो चीज की खुशी ही अलग होती है एक्चुअली। तो मेन ये है कि पहले शादी हो गई 7 साल के इंतजार के बाद, शादी के बाद प्रिपरेशन स्टार्ट करी तो वो फिर 7 साल लगे,
सो 2 पॉइंट ऐसे हैं लाइफ में जो मुझे लगता है कि वाज वन ऑफ द हाई पॉइंट ऑफ माय लाइफ। आई वाज सो हैप्पी एट दैट टाइम। मैम आपकी एजुकेशन बैकग्राउंड के बारे में जानना चाहूँगी। मेरी एजुकेशन बैकग्राउंड के बारे में अगर मैं बताऊं तो 12th के बाद मैंने डाइट किया। हम दोनों ने डाइट किया था, ये मेरे सीनियर थे डाइट में। और मेरी डाइट हुई है 2002 से 2004 तक। उसके बाद मेरी अधिकतर जो पढ़ाई है वो शादी के बाद ही हुई है। हाँ, तो हम लोग ने 2002 से 2004 तक डाइट किया। उसके बाद हमने जॉब के लिए प्रिपरेशन किया। MCD में टीचर्स के लिए DSSB एक बोर्ड है जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है। हम लोगों ने मिलके उसकी तैयारी की। हाँ जी, तो हमारा लक्ष्य तो था तभी से कि हमें IAS की प्रिपरेशन करना है, पर ये नहीं पता था कहाँ से कोचिंग ले, कैसे करें, शुरुआत कैसे करें। सबसे बड़ा हम लोग के लिए फैसिलिटी थी उस टाइम पे? इंटरनेट की फैसिलिटी थी। जैसे अभी ज़्यादातर बच्चे जो इंटरनेट से तैयारी करते हैं, यूट्यूब चैनल्स हैं ऑनलाइन और बहुत सारे माध्यम है UPSC की तैयारी के लिए, पर हमें इतनी गाइडेंस नहीं थी उस समय। क्योंकि सबसे बड़ी समस्या, जैसे कि मैंने आपको बताया था, कि हमें गाइडेंस कहीं से नहीं मिली। मतलब कोई हमारी फैमिली में दूर दूर तक कोई सिविल सर्वेंट नहीं था जो हमें ये बता सके कि हमें किस तरह से तैयारी करनी है। तो तैयारी का जो मन था वो तभी से शुरुआत हो गई थी, पर जैसा कि परिवार की बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी, क्योंकि ये सबसे बड़े थे अपने परिवार में, और शादी के बाद फिर मेरे ऊपर भी उतनी ही जिम्मेवारियां बढ़ गई। तो पहले इनके छोटे भाई की शादी करना, फिर इनकी छोटी बहन की शादी करना, फिर फाइनेंशियली भी हम इतने स्ट्रॉन्ग नहीं थे कि मतलब सब कुछ जिम्मेदारियों को निभाते निभाते अपनी तैयारी भी कर सके। तो इस तरह से मतलब ये स्ट्रगल चलता रहा। उस दौरान फिर मैंने अपना कॉरेस्पॉन्डेंस से जॉब के साथ साथ अपना BEd किया, MA किया, MCOM किया। तो इस तरह से क्वालिफिकेशन बढ़ती गई, बट जो मेन काम था वो अभी शुरुआत नहीं हो पा रही थी, क्योंकि UPSC का मतलब था पूरी तरह से अपने आप को उस चीज़ के लिए डेडिकेट करना, और उसके लिए बहुत सारी हमारे आगे चैलेंजेस थे। बट ये था कि पढ़ाई का बहुत मन था, पढ़ने का बहुत शौक था, तो क्वालिफिकेशन स्टॉप नहीं की, वो हमारी लगातार बढ़ती चली गई। बट फिर समय आया, फिर हम लोगों ने तैयारी भी शुरू की। फिर कुछ सालों के प्रयास के बाद सफलता मिली भी, इनका सिलेक्शन हुआ, तो वो हमारे लिए सबसे बड़ा मुकाम था। तो यही है सब कुछ। तो आप लोगों का करियर आफ्टर मैरिज बना है? हाँ, ये आप कह सकते हैं कि सबसे पहले हमारे लिए सबसे पहली चीज एक दूसरे को हासिल करना था। बिल्कुल, वही मुझे लग रहा है। हाँ, हमें था कि हम एक दूसरे को सपोर्ट कर पाएंगे। हाँ, ये था, क्योंकि हम लोग के पास बहुत सारे चैलेंजेस थे, रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी। तो इस दौरान हमें लगा कि हम अगर शादी कर लेते हैं एक साथ, तो हम एक दूसरे को, कोई और नहीं तो हम एक दूसरे को तो सपोर्ट कर ही सकते हैं कि जो भी हमारे सपने हैं उनको साकार कर सकते हैं। तो यही सब। हाँ। सो मैम, अभी एजुकेशन देते हो, हाँ जी, तो काफ़ी सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती होंगी आपको, क्योंकि उनकी मेंटलिटी थोड़ा सा बहुत डाउन होती है। वो सोचते हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते। आजकल जो प्राइवेट स्कूल हैं या बड़े स्कूल हैं उसके ही बच्चे सक्सेस होते हैं। देखिए, ऐसा नहीं है। मैं आपको बताना चाहती हूँ यहाँ पे कि हम दोनों भी MCD स्कूल से ही पढ़े हुए हैं। अगर हमारे अंदर जुनून है किसी चीज़ को कुछ करने का, तो हम चाहे वो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ें चाहे प्राइवेट स्कूल में पढ़ें, हम वो मुकाम हासिल कर सकते हैं। कहते हैं ना, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके हौसले बुलंद होते हैं। तो हौसलों में हमारी उड़ान भरने की शक्ति होनी चाहिए। तो MCD में हमारे जो बच्चे आते हैं वो थोड़े लोअर बैकग्राउंड से आते हैं, तो हमारा सबसे पहला काम यही रहता है कि उनको मोटिवेट करना। पढ़ने के अलावा भी बहुत सारी समस्याएं रहती हैं, जैसे खाने की समस्या है, पहनने की समस्या है। उनके जहाँ जिस परिप्रेक्ष्य से वो आ रहे हैं वहाँ उनको बहुत सारे चैलेंजेस उन बच्चों को भी फेस करने पड़ते हैं। तो हमें लगता है कि कहीं ना कहीं ये हमारी ही तरह है, ये वही चैलेंजेस फेस कर रहे हैं जो हमने किसी टाइम पे किए थे। तो सबसे बड़ी हमारे लिए ये रहता है कि उनको मोटिवेट किया जाए कि अगर घर परिवार में हमें वो एनवायरनमेंट नहीं मिल रहा, तब भी हम ये मुकाम हासिल कर सकते हैं। बस हमारे अंदर चाह होनी चाहिए, लगन होनी चाहिए किसी चीज़ को पाने की। तो यही हमारा मकसद रहता है कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रेरित करें, ताकि वो, क्योंकि हम तो उन्हें
एज अ टीचर एक गाइड कर देंगे, पर आगे जाके जो सफलता है, जो मेहनत है, वो उन्हीं को ही करनी है। अगर उनको मोटिवेशन समय से मिलता रहेगा तो हमारी तरह उनको इतना समय नहीं लगेगा। और रास्ता उन्हें दिखाने के लिए हम हैं, आप उनके बस साथ ये है कि उन्हें बस मेहनत करनी है, लगन करनी है। थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा सर से। सर आप अपने बचपन के कुछ किस्से बताइए, कुछ इंटरेस्टिंग किस्से जो आज भी आपको याद है। मैम एक्चुअली बचपन अगर कहा जाए ना तो एक तरीके से स्ट्रगल में ही बीत गया, बिकॉज मेरे पिताजी अध्यापक थे दिल्ली में, और टीचर्स की बहुत ज़्यादा सैलरी होती नहीं थी, तो एक स्ट्रगल ही रहती थी फाइनेंशियली। तो फिर 6th क्लास तक मैं प्राइवेट स्कूल में पढ़े जब दिल्ली में रहते थे। उसके बाद फिर 7th में मेरा एडमिशन गवर्नमेंट स्कूल में हुआ। इट वाज वेरी गुड स्कूल, बट उसके बाद जब स्ट्रगल जो इससे शुरू होते हैं वो जब हम गाजियाबाद आ गए उसके बाद से शुरू होते हैं। बिकॉज जैसे हम गाजियाबाद शिफ्ट हुए तो उससे अगले दिन मुझे स्कूल जाना था बस से, और मैं कभी बहुत छोटा था तो मतलब 8th क्लास में पहली बार दिल्ली, उस समय क्या था कि इतनी सुविधाएं नहीं थी, मेट्रो नहीं थी और बसेस वगैरह भी इतनी प्रॉपर सर्विस नहीं थी। तो मैं किसी तरह से स्कूल पहुंच तो गया सुबह जब मैं पहले दिन गया, और जब वापस आया तो मैं भूल गया कि मुझे कहाँ जाना है। सो मैं गाजियाबाद की जगह किसी नोएडा की बस में चला गया, और फिर वहाँ एवरीबॉडी इज सो वरीड कि मैं रात को भी, मतलब मुझे याद नहीं है, मैं रात को 9-10 बजे किसी तरह से पूछ पाछ की, मुझे सब अपने घर का भी एड्रेस ढंग से मालूम नहीं था, इतना मालूम था कि भाई मुझे विजयनगर जाना है गाजियाबाद में। तो मतलब उस समय ना इंटरनेट था ना गूगल था, कुछ नहीं था, लोगों से पूछ के बसें अलग अलग बदल के किसी तरह से घर आया, देखा तो घर में सब परेशान थे कि भाई गाजियाबाद तो भाई बड़ लड़का खो दिया। दे वर सो वरीड। बिल्कुल। देन फिर स्ट्रगल होती थी मैम कि मतलब स्कूल पहुंचना अपने आप में स्ट्रगल होती थी कि सुबह 5:30 बजे उठे, और उससे भी बड़ी स्ट्रगल मेरी मदर की होती थी कि मैं सुबह 5:30 बजे उठता था, बट उस समय मुझे वो खाना बना के दे देती थी सुबह 5:30 बजे। आप सोचिए कि वो सुबह 3 या 3:30 बजे उठ के फिर वो खाना बनाते थे। मैं 5:30 बजे जब निकलता था तो खाना लेके जाता था स्कूल के लिए। फिर 6 बजे की ट्रेन होती थी, ट्रेन पकड़ के ITO उतरे, ITO से फिर एक और बस पकड़ी, ISBT उतरे, ISBT से फिर एक दूसरी बस पकड़ी। मतलब हाँ, एक बहुत स्कूल पहुंचना भी बहुत बड़ा स्ट्रगल थी। हाँ, तो वो स्ट्रगल लगभग 12th तक चली, लगभग पूरी की पूरी। फिर जब जैसे जैसे धीरे धीरे बड़े हुए तो वो एक आदत सी बन गई, आप एक आदत बन जाती है, हैबिट बन जाती है, फिर सुबह डेली इसी बेसिस। यस। सो एक मतलब देखिए UPSC पास करने के लिए ना कुछ चीजें आपको लाइफ में अपने इनहेरेंट ट्रेट्स चाहिए होते हैं, तो एक परसिवरेंस एक ट्रेट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मुझे लगता है कि वो जो ट्रेट है मेरा, वो लगातार मेरे स्कूल जाने से बना। मैं कभी कोशिश भी करता था तो मैं मतलब छुट्टी ना हो जाए, ऑल्दो मुझे बहुत दूर जाना पड़ता था, बहुत एफर्ट मारने पड़ते थे स्कूल सिर्फ स्कूल ही अटेंड करने के लिए, बट एक आप 5-6 साल तक एक रूटीन क्रिएट करते हो तो वो एक परसिवरेंस कहीं ना कहीं मैं मानता हूँ, पंक्चुअलिटी, परसिवरेंस, डिसिप्लिन, हाँ ये एग्जैक्टली। तो वो सब चीजें क्वालिटी आपके अंदर बिल्ड होती जाती है। वो एक मतलब कहूँ तो भगवान ने अपने आप ही जो परिस्थितियां हैं जो उस समय रही, उन्होंने अपने आप बना दी कि हार ना मानने की, भाई ठीक है कोई बात नहीं, जाना है तो जाना है, करना है तो करना है। तो वो चीजें रही मैम। बिल्कुल सर। अब क्या है, अब बच्चे या तो UPSC का एग्जाम देते ही नहीं जी, और जो देते हैं वो बहुत जल्दी हार मान लेते हैं। तो इसके पीछे क्या सिस्टम, मतलब एजुकेशन हमारी इतनी खराब हो चुकी है, या बच्चे भटक गए हैं और अदर मतलब जैसे सोशल मीडिया है उस पर ज़्यादा बच्चे अट्रैक्ट होने लगे हैं, तो क्या रीज़न है? मैम एक्चुअली UPSC पास करने के लिए ना सबसे ज़रूरी है पेशेंस। आपके पास पेशेंस बहुत ज़रूरी है, पेशेंस, परसिवरेंस और कंसिस्टेंसी, ये 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। और रिसेंटली ना कि बच्चों में पेशेंस नहीं है, जो मुझे लगता है। आपको पॉजिटिविटी रखते हुए, पेशेंस रखते हुए चीज़ों को धीरे धीरे आगे बढ़ाना होता है। एवरीबॉडी वांट्स क्विक रिजल्ट्स कि भाई
आज हमने 1-2 महीने में तैयारी करी, बिल्कुल 3 बस महीने result करी जल्दी और चाहिए। हमें मेरा बस अगले 3 महीने बाद सिलेक्शन हो जाए, वो पॉसिबल नहीं है। यूपीएससी एज ए प्रिपरेशन एक प्रोसेस है, मतलब इट टेक्स टाइम। आपको अपने खुद के चरित्र में भी, अपने व्यवहार में भी परिवर्तन लाना पड़ता है। आपको अपनी सोच बदलनी पड़ती है अगर आप एज ए सिविल सर्वेंट बनना चाहते हैं। आपको इंटरव्यू में नहीं तो वो दे कैच यू, वो बहुत मतलब एक सुलझे हुए इंसान होते हैं जो इंटरव्यू लेते हैं, हाँ। तो और बहुत उनका एक्सपीरियंस होता है, सो इमीडिएटली दे कैच यू कि भाई दिस पर्सन इज नॉट एलिजिबल। तो आज बस मुझे जो लगता है कि बच्चे बहुत जल्दी रिजल्ट और पेशेंस लूज कर जाते हैं बहुत जल्दी। तो वो एक अटेम्प्ट दिया और फिर वो उसको उस चीज को दिल पे ले जाते हैं, फिर वो छोड़ देते हैं। तो परसिवरेंस और पेशेंस बहुत जरूरी है। आपको उस चीज को लगातार ना डेडिकेटेडली फॉलो करना पड़ेगा। आपका एक ड्रीम है तो आपको उसके लिए थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। वो नहीं है मुझे जो लगता है, ऐसा नहीं है कि एजुकेशन सिस्टम में कोई खराबी है, थोड़ा इंडिविजुअलिस्टिक ये है चीजें। अपनी लाइफ का कोई अचीवमेंट बताइए। वही मैम अचीवमेंट 2 ही अचीवमेंट है वैसे तो, एक तो बराबर में बैठी हैं और एक यूपीएससी, क्योंकि 2 ही खुशी हैं और 2 ही अचीवमेंट है, तो मुझे लगता है। और दूसरा मैम अचीवमेंट मैं तब मानूंगा कि मतलब अगर कोई व्यक्ति, जैसे मैं कुछ मोटिवेशनल क्लासेस भी लेता हूँ, तो अगर बच्चा मेरी मतलब जैसे जब मैंने आर्टिकल लिखा उसके बाद से भी बच्चों के मेल आए कि सर वी मोटिवेटेड, तो अगर मेरी लाइफ से कोई मोटिवेट होके ही और उस चीज को अपने अंदर सार गर्भित करने के बाद कोई बच्चा यूपीएससी पास करे, तो वो मेरे लिए, मुझे लगता है दैट विल बी ए वेरी गुड मोटिवेशन फॉर मी। मैम से पूछना चाहूंगी, मैम आपकी लाइफ में कोई ऐसा समय, कोई ऐसी परिस्थिति जब आपने मतलब सोच लिया हो कि अब मैं नहीं कर सकती या अब मैं नहीं कर पाऊंगी, तो उस वक्त आपको कहाँ से सपोर्ट मिली, किस पर्सन ने आपको हेल्प की और कहाँ से आप आगे बढ़े? देखिए, मेरे लिए सबसे बड़ी सपोर्ट तो मेरे साथ ही बैठी हैं। तो हम लोग ने जब भी स्टार्ट किया कुछ भी नया करने का, चाहे वो यूपीएससी है या फिर टीचर की तैयारी है, तो हमने साथ ही की है। तो हम लोग को एक दूसरे का बहुत सपोर्ट मिला। और बहुत समय ऐसा आता है जब आप बिल्कुल हार मान जाते हैं, क्योंकि लगातार प्रयास के बाद भी अगर आपको सफलता नहीं मिलती है ना, तो आप एक टाइम पे ऐसा समय आता है जब आप बिल्कुल हार मान जाते हैं कि अब हमसे नहीं होगा। उस समय आपको एक सपोर्ट मिलना बहुत ज़रूरी होता है। कोई ऐसा हो जो आपको मोटिवेट करे आगे बढ़ने के लिए, जो लगे कि हाँ आपके साथ है, कि आपने हार मान ली पर फिर भी वो आपके साथ है। तो ऐसा सपोर्ट मुझे इनसे मिलता रहा हमेशा। और जहाँ तक सफलता और असफलता की बात है, तो मुझे लगता है सफलता और असफलता में सिर्फ आ का फर्क है। और असफल व्यक्ति भी उस सफलता को प्राप्त करने के लिए उतना ही प्रयास करता है। बस आप ये होता है कि कुछ जिम्मेदारियों का बोझ और कुछ शायद कुछ परिस्थितियाँ ऐसी रह जाती हैं कि आपको वो चीज़ नहीं मिल पाती जो आप चाहते हैं। और सफलता को परिभाषित करना बहुत मुश्किल है। किसी के लिए सफलता एक एग्ज़ाम क्लियर करना होता है और किसी के लिए सफलता होता है कि उसका परिवार खुश रहे, उसके परिवार की खुशियाँ ही उसकी सफलता होती है। तो मेरे लिए सबसे बड़ी सफलता थी कि इनका सिलेक्शन हो गया। दोनों तैयारी कर रहे थे, दोनों का नहीं हुआ, कोई बात नहीं, पर एक सफल हो गया तो लगता है कि परिवार में सबसे बड़ी सफलता मिल चुकी है। और अब आगे लगता है कि बच्चे भी उसी राह पर चले। अगर वो यूपीएससी नहीं तो कुछ जीवन में ऐसा मुकाम हासिल करे जिससे वो अपने देश सेवा कर सके, या फिर ऐसा मुकाम हासिल कर सके जिन्हें उन्हें आगे परेशानियों का सामना न करना पड़े। तो मोटिवेशन मेरे लिए सबसे बड़ा यही था कि हम लोग को एक दूसरे की सपोर्ट मिली, एक दूसरे का सहारा मिला। थैंक यू। एक पर्सनल क्वेश्चन पूछना चाहूंगी, आप लोगों की मैरिज लव मैरिज है या अरेंज मैरिज? मैम हमारी जो मैरिज है वो लव कम अरेंज मैरिज है। ओके। तो इट टुक अस ऑलमोस्ट 7 years मैं मतलब मैरिज करने के लिए, बट वी नेवर वेंट अगेंस्ट आवर पेरेंट्स। हमने उन्हें मनाया, समय लिया, और एक बोलते ना कि समय के साथ साथ चीजें अपने आप ठीक होती हैं। 7 year मतलब बहुत बड़ा टाइम होता है। आई अंडरस्टैंड। शायद उसी
दौरान हमने सीखा कि पेशेंस होने बहुत ज़रूरी है किसी भी चीज़ की अचीवमेंट के लिए। बिल्कुल। हमारे समाज में एक लव मैरिज को लेकर एक बहुत ज़्यादा लोगों को डर रहता है, पेरेंट्स को भी डर रहता है कि पता नहीं क्या होगा हमारे बच्चे का, और मतलब इन फ्यूचर कोई प्रॉब्लम ना आए। लेकिन आपका जो मैंने देखा जाना आपसे, मतलब आपने लव मैरिज होने के बाद आपने एक दूसरे को इंस्पायर किया और आज सर भी इतनी अच्छी पोस्ट पे हैं। सो आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे कि लव मैरिज अच्छी है या अरेंज मैरिज ठीक है, या इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जहाँ तक मैरिज की बात है, मैं समझती हूँ कि कोई भी डिसीजन जब हम लेते हैं, चाहे वो आपकी शादी से जुड़ा है, चाहे वो आपके करियर से जुड़ा है, अगर आप उस डिसीजन को पूरे मैच्योर तरीके से लेते हैं तो वो डिसीजन गलत नहीं होता है, क्योंकि इसमें आप दोनों की सहमति होना बहुत ज़रूरी है। बच्चे आजकल क्या करते हैं कि उन्हें लगता है कि लव मैरिज बहुत ज़्यादा पॉपुलर चीज़ है, ये कोई पॉपुलैरिटी की बात नहीं है। अगर मैरिज दो रिलेशनशिप का एक साथ जुड़ना होता है, दो इंसानों का एक साथ जुड़ना होता है, और दोनों की आपस में अंडरस्टैंडिंग मैच होनी चाहिए, दोनों को एक दूसरे की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत होती है। क्योंकि मैरिज करना सिर्फ ये नहीं है कि आप दोनों शादी के बंधन में बंध गए, एक दूसरे को तमाम उम्र तक सपोर्ट करना, हर परिस्थिति में एक दूसरे का साथ देना, चाहे सिचुएशन कैसी भी हो, मैरिज उसका नाम है। आजकल बच्चे सोचते हैं कि लव मैरिज का मतलब है कि अपनी मर्जी करी और शादी कर ली, और उसमें वो कई बार ऐसे डिसीजन ले लेते हैं जो उनके लिए सही नहीं होते हैं। बट मैं समझती हूँ कि जो मैच्योरिटी से लिया गया डिसीजन है वो गलत नहीं है। अगर बच्चे इतने मैच्योर हो जाते हैं, वो अपना सही गलत समझते हैं और ये समझते हैं कि हाँ, ये इंसान ये मुझे आगे जाके सपोर्ट करेगा और ये मेरा चुनाव एकदम सही है, तो मुझे नहीं लगता कि ये चीज़ गलत है। हाँ, पेरेंट्स के लिए कहीं ना कहीं ये चिंता ज़रूर रहती है कि उनके बच्चों ने जो अपने लिए जीवन साथी चुना है, क्या वो उनको तमाम उम्र सपोर्ट करेगा या नहीं करेगा, उनके लिए वो सही डिसीजन है या नहीं है, ये एक चिंता ज़रूर रहती है। और वो चिंता जायज़ भी है, मैं उसको गलत नहीं मानती कि पेरेंट्स की ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि बच्चे जो है उनके सही दिशा में जाए। कोई भी पेरेंट्स ये नहीं चाहेगा कि मेरा बच्चा गलत दिशा में जाए। और आजकल आप देख ही रहे हैं कि सोशल मीडिया ने बच्चों के दिमागों को इतना मैं कह सकती हूँ कि प्रदूषित कर दिया है कि उन्हें सिर्फ ऊपर की चीज़ें दिखती हैं, उस चीज़ों में वो गहराई में नहीं जाना चाहते, वो इन रिश्तों की गहराई को नहीं समझते हैं, बस ऊपरी चीज़ को देखकर उस चीज़ को फॉलो करना चाहते हैं कि इन्होंने ऐसा किया तो मैं भी ऐसा करूँगा। पर उस पूरी चीज़ को पाने के पीछे क्या कोशिश थी, क्या उसमें हमने प्रयत्न करे, वो इन चीज़ों में जाना नहीं चाहते। जैसे आप देखिए कि अगर मैं पेरेंट्स के नज़रिए से बात करूं कि दहेज प्रथा का आपको पता ही है कितना बड़ा चलन है। अरेंज मैरिजेस में एक डिमांड की जाती है कि हमारी लड़की के लिए इतनी डिमांड हो तो हम शादी करेंगे। अगर वही जीवन साथी अगर उसके आपके आइडियाज़ मैच नहीं करते, एक दूसरे से अंडरस्टैंडिंग मैच नहीं करती, तो उसमें मुझे नहीं लगता कि ये सही डिसीज़न होता है। पर जब बच्चे अपने आप से डिसीज़न लेते हैं तो इस प्रथा का भी अंत किया जा सकता है, क्योंकि वो आपका अपना डिसीजन है। आपने खुद से वो चुना है कि हाँ, ये मेरे लिए सही है। अगर हम राह अपने आप चुनते हैं, उस पर खुद चलते हैं, तो कहीं ना कहीं हमें उस चीज़ का वो एहसास भी रहता है कि जब राह हमने चुनी है तो हमें चलना भी खुद है। तो मैं नहीं समझती कि ये चीज़ बिल्कुल गलत है, बट उसके लिए सही डिसीजन लेना, मैच्योरिटी से डिसीजन लेना बहुत ज़रूरी है। मोस्ट इम्पोर्टेंट। हाँ, और एक एज भी होती है कि एक सही उम्र के पड़ाव पे आके ये काम किया जाए, एक डिसीजन लिया जाए कि हाँ, ये मेरा लाइफ पार्टनर होगा या मुझे इसी के साथ आगे बंधन में बंधना है, तो मुझे नहीं लगता वो गलत है। अगर बच्चे की एज इतनी नहीं है कि वो आगे, हाँ, तो मुझे नहीं लगता कि उसको ये डिसीजन लेना चाहिए। एक उम्र के बाद ये सब अच्छा लगता है और एक सही डिसीजन माना जाता है। बहुत अच्छा बोला आपने। जरूर हमारे दर्शक इस चीज़ से बहुत फ़ायदा उठाएंगे और अपनी लाइफ में उसको शामिल करेंगे और आपसे ज़रूर मोटिवेट होंगे। आपको क्रिकेट का भी काफ़ी शौक है,
इतनी सारी ट्रॉफी आपकी यहाँ पे मैंने देखी अभी। जी। तो सर आपको क्रिकेट का बचपन से ही शौक है, या मतलब कैसे आप इसमें आगे बढ़े और आप आज भी खेलते हैं, इसके बारे में मुझे बताइए। मैम एक्चुअली मेरा ये मानना है कि किसी व्यक्ति को ना अपना एक पैशन रखना चाहिए। सो क्रिकेट मतलब जैसे एवरी हमारे देश में एक फीवर और पैशन की तरह है। तो हम भी जब छोटे थे तभी से खेलते आ रहा हूँ मैं क्रिकेट। ये है कि किसी अच्छे बड़े लेवल पे तो नहीं खेल पाया कभी, जिम्मेदारियां, पढ़ाई और बहुत सारी चीज़ें रही हैं और कभी प्रॉपर कोचिंग वगैरह नहीं ले पाया। बट समहाउ मैं आज भी क्रिकेट खेलता हूँ। हमारे डिपार्टमेंट की IRS की टीम है, एक सिविल सर्विसेज की टीम है, उसमें भी खेलता हूँ। फिर हमारा एक कुछ कॉर्पोरेट्स की भी टीम है तो उसमें भी खेलता हूँ। एक्चुअली मुझे लगता है कि कोई भी एक गेम रखिए जो कि आपको रिजेनरेट करने के लिए ना बहुत ज़रूरी होता है। बिकॉज आपके जॉब की, फैमिली की कुछ ना कुछ आपको एक टेंशन बनी रहती है। तो लाइफ में स्पोर्ट्स एक हॉबी आपके पास अगर है तो कहीं ना कहीं आप सारी चीज़ों से फिर लड़ सकते हो इजीली। आप एक आपको तरोताज़ा करने के लिए जो आपकी हॉबी है ना वो बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। सो एक हॉबीज सबके अंदर जी बहुत जरूरी है। इर्रेस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग, कोई भी आप एक हॉबी, स्पोर्ट्स कोई भी आप ले सकते हैं। और वो फिजिकल और मेंटल हेल्थ को मेंटेन रखने के लिए मतलब एक स्पोर्ट्स लेना बड़ा मुझे लगता है बहुत जरूरी है। स्पोर्ट्स से आप मेंटली भी और फिजिकली भी हाँ जी फिट रह सकते हैं। जी बिल्कुल। ऑल राउंड डेवलपमेंट जो होता है इंसान का, मुझे लगता है स्पोर्ट्स से ही होता है। फिजिकल, मेंटली, इंटेलेक्चुअल जो डेवलपमेंट है, एक बिहेवियरल भी। आप जब आप स्पोर्ट्स खेलते हैं तो स्पोर्ट्स से आप बहुत सारी चीजें सीखते हैं। आप हारते हैं गेम में तो आपको हार भी फिर आप सीखते हैं कि आपको कैसे हारना है। आपको फिर हार के फिर आप जीतने के लिए फिर आप अगले जीतने के लिए फिर आप आतुर होते हो, आप उससे लर्न करते हो। तो यही मतलब स्पोर्ट्स और लाइफ, तो आप जो स्पोर्ट्स से सीखते हो फिर लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हो। तो दोनों तरफ से इट्स ए विन विन सिचुएशन ये है। सर आपके जीवन की सबसे बड़ी हार जिसको आप स्वीकार करते हैं वो आपके स्पोर्ट्स में भी हो सकता है, आपकी एजुकेशन में भी हो सकता है, आपकी जॉब में भी हो सकता है। सो उसके बारे में कुछ बताइए। मैम मुझे लगता है कि अगर हार वर्ड यूज ना करके वो बोलें कि एक ऐसा सपना जो आप पूरा ना कर पाए क्योंकि वो भी हार ही होगी। तो बचपन से सपना था मेरा डॉक्टर बनने का बेसिकली। सो मैंने इवन जब 12th पास चल रहा था मेरा तो PMT और मतलब मेडिकल इंजीनियरिंग के एग्जाम भी दिए बट मैं नहीं पास कर पाया। और उसके बाद में फिर मेरा डाइट में सिलेक्शन हो गया तो मैं घर वालों से लड़ा कि भाई मैं डाइट में टीचर नहीं बनना चाहता, मुझे मेडिकल करना है। तो मुझे सिर्फ आप 1 साल का समय दो और मुझे उसके बाद फिर मेडिकल करना है और मैं मेडिकल में ही मैं डॉक्टर बनूंगा। बट घर वालों ने समझाया कि भाई उनको, बट उस समय लड़कपन था उनका, मुझे समझ नहीं आ रहा था। तो आई वाज वेरी डीमोटिवेटेड और मैं बड़े हैवी हर्ट से मैंने वो उस एज में आप भी नहीं समझ पाए। एग्जैक्टली मैं 17 साल का था तो मुझे भी समझ नहीं आ रहा था कि भाई मुझे तो डॉक्टर बनना है, भाई भूत सवार होता है। बट अब लगता है कि ईश्वर जो करता है वो अच्छा ही करता है। भाई मैं अगर टीचर ना बनता तो मैडम ना मिलती तो UPSC ना होता। तो आज मैं अपने जीवन में देखता हूँ कि एक IIT IIM वाले बच्चे भी मेरे साथ खड़े हुए हैं और मैं एक हूँ लड़का जो कि कॉरेस्पॉन्डेंस मेरठ यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ है लगातार, जिसकी कोई फॉर्मल बैकग्राउंड कोई पढ़ाई नहीं है, सरकारी स्कूल से पढ़ा हुआ हूँ। तो मैं आज उनके बराबर खड़ा हूँ, ऐसा तो नहीं है कि मैं उनसे अलग खड़ा हूँ। सो तो वो रिग्रेट तो मतलब एक उस समय रिग्रेट था बट आज मुझे लगता है कि जो भगवान जो करता है वो अच्छे के लिए करता है। उस हार में भी मुझे आज जीत दिखाई देती है। बहुत अच्छा। मैम सर जैसे कि मैंने अभी सुना आपके बारे में, आप गवर्नमेंट स्कूल से आपकी एजुकेशन हुई है, उसके बाद आपने एक छोटी सी जॉब से अपना करियर स्टार्ट किया टीचिंग से, उसके बाद आपने UPSC की तैयारी की, वहाँ पे आपने 7 साल लगाए, उसके बाद आपका सिलेक्शन हुआ, आज आप डिप्टी कमिश्नर हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में। तो मैंने सोसाइटी में देखा है कि लोग काफ़ी चेंज हो जाते हैं जब उन्हें एक रैंक, एक अच्छी पोस्ट मिल जाती है। जो उनके साथ में होते हैं, उनके बचपन में, चाइल्डहुड में उनके साथ एजुकेशन ले रहे होते हैं, जैसे आप लोग टीचिंग में थे पहले,
टीचिंग के बाद फिर आपने यूपीएससी की तैयारी की, आपका यूपीएससी में सिलेक्शन हुआ, आज आप डिप्टी कमिश्नर हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में। सो लोग जैसे जैसे ऊपर बढ़ जाते हैं, ऊपर रैंक पे आ जाते हैं, एक ऑफिसर रैंक में उनका सिलेक्शन हो जाता है, कोई भी है या कोई बिजनेसमैन है या कोई भी है, तो वो अपने पेरेंट्स को भी भूल जाता है, अपनी सोसाइटी को भूल जाता है। तो इसके पीछे क्या रीज़न है? क्या ये सही है या मतलब किस टाइप के वो पीपल होते हैं जो इस तरह की करते हैं, देखने में आया है सोसाइटी में? मैम इसके दो पहलू हैं। पहला मैं अपना खुद का एग्जांपल लेना चाहूँगा कि आज भी मेरे साथ जो मेरा एलकेजी का दोस्त है, ही इज़ नॉट वेल टू डू, बट मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता, वो आज भी मेरा दोस्त है, हम आज भी मिलते हैं। जो मेरे साथ स्कूल फ्रेंड्स हैं, जो मैं गवर्नमेंट स्कूल के जो दोस्त हैं, हमारा ग्रुप है, हम लोग आज भी मिलते हैं, उनको कुछ काम होता है एक दूसरे शेयर करते हैं। और इवन जो टीचिंग वाले, मैं जब था तो मैं टीचर्स यूनियन में भी 5 साल मैंने काम किया, जनरल सेक्रेटरी रहा। तो जो टीचर्स यूनियन के लोग हैं या टीचर और भी कम्युनिटी के लोग हैं, और मतलब मैंने उनसे आज भी मैं उनके टच में रहता हूँ। बट ये परसेप्शन ये दो तरीके से है कि एक तो आदमी खुद, कुछ व्यक्ति होते हैं जो थोड़ा इगोइस्टिक हो जाते हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी ईगो आ जाती है कि भाई अब मैं बड़ा आदमी बन गया हूँ, अब मुझे इनसे वास्ता नहीं रखना। दूसरे पर्सपेक्टिव, मतलब जो टेबल के अदर साइड है, उनका भी एक पर्सपेक्टिव होता है। कभी कभी वो भी प्रेजुडिस हो जाते हैं कि यार मैं उससे बात करूंगा, वो मुझसे बात करेगा या नहीं करेगा। आप समझ रहे हैं? तो दोनों साइड से है ये चीज। तो ये बेसिकली क्या होता है कि ये स्टार्ट होता है कम्युनिकेशन गैप से, कि ना तो मैं इधर से बात कर रहा हूँ और ना मेरा दोस्त उधर से बात करना है। अच्छा, जो दोस्त मेरा उधर बैठा है वो तो ऑलरेडी डाउन साइड में है, वो तो पहले ही प्रेजुडिस लेके बैठा हुआ है कि मैं उससे बात करूंगा या नहीं करूंगा। इट्स अप टू मी कि मैं उसे वो कंफर्टेबल लेवल दूं कि भाई मैं जैसा पहले था मैं आज भी वैसे ही हूँ, मैं वही विवेक हूँ जो हम साथ में क्रिकेट खेलते थे, कभी साथ में एक साथ हम रहते थे, वही आदमी हूँ। तो जब मैं उसको वो कंफर्टेबल दे दूंगा तो उसमें भी एक अपने आप में कॉन्फिडेंस आ जाएगा, और फिर वो दोस्ती जो चलती है वो अनपैरेलल होती है। तो मतलब आज भी जो मेरे सर्विस में बहुत कम दोस्त हैं, मतलब प्रोफेशनली देयर इज अ रिलेशनशिप, ऐसा नहीं है, और सभी लोगों से बड़ा अच्छा है। बट जो पुराने दोस्त हैं मेरे, वो आज भी हम लोग, मतलब आप बिलीव नहीं करेंगे कि वाइफ परेशान हो जाती है या कब तो छोड़ दो दोस्तों। तो ये चीज है। तो कहीं ना, और दूसरा कुछ ऑफिसर्स या कुछ बड़े लोग भी हो जाते हैं, थोड़ा उनमें ईगो आ जाती है, तो वो दूसरे को तुच्छ समझना शुरू कर देते हैं, या इंसल्ट फील करते हैं अपने से छोटे लोगों के साथ, काइंड ऑफ कि भाई अब तो मैं वो मेरे लायक नहीं रहा। तो ये भी चीज है। बट ऐसा, मतलब कुछ लोग ही हैं, मुझे मानने, जैसे आप एमएस धोनी का, सब ऐसा नहीं है। एमएस धोनी का एक बड़ा अच्छा एग्जांपल चलता है सोसाइटी में कि उनके पुराने दोस्त आज भी उनके पुराने दोस्त हैं। सचिन तेंदुलकर ऑल्सो, उनके जो बचपन के दोस्त हैं वो भी, उनका एक पूरी टोली, वो जब भी कहीं जाते हैं घूमने तो वो साथ जाते हैं। तो जो बड़ा आदमी होता है, वो मुझे नहीं लगता, जो बहुत अच्छा आदमी होगा, तो कभी ईगो भी होगी, और वो अपने जो साथ के दूसरे साइड के दोस्त हैं उनको खुद ना एक कंफर्टेबल लेवल देना पड़ता है आपको, ताकि उनमें वो मोटिवेट रहे और कंफर्टेबल रहे कि वो मेरा दोस्त है भाई। वो आपको बनाना पड़ेगा एक बार, ये चीज है ना। सर, आप हमारे दर्शकों को क्या प्रेरणा देना चाहेंगे अपनी लाइफ से? उनको क्या गाइड करना चाहेंगे, और कैसे वो आपकी लाइफ में इतने सारे इंसिडेंट हुए, इतने सारे अच्छे पॉइंट्स भी आए, थोड़े नेगेटिव भी आए, आपने स्ट्रगल भी बहुत किया, मैम ने भी काफ़ी स्ट्रगल किया, तो आप दोनों हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे जिससे वो भी अपनी एक लाइफ को एक अच्छी लाइफ बना सकें और आप लोगों से मोटिवेट हो सकें? मैम, मेरा ये कहना है कि ईश्वर ना आपकी परीक्षा हमेशा लेता रहता है। मैं जब तक सिलेक्शन नहीं हुआ था, उससे पहले लंबी स्ट्रगल आपने देखी। मेरा यूपीएससी में मैंने 26 साल की उम्र थी, तब से मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी, और प्री जनरल कैटेगरी को 4 अटेम्प्ट मिलते थे, तो मुझे भी 4 अटेम्प्ट मिले और मेरा प्री भी नहीं हुआ, और मैं घर आके बैठ गया। हाँ, तो फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2 अटेम्प्ट और दिए और एज भी बढ़ाई, तो उसके बाद फिर 5th अटेम्प्ट तक मैं इंटरव्यू तक गया, फिर फाइनल में मेरा सिलेक्शन हुआ 6ठे अटेम्प्ट में।
उसके बाद लगा कि चीजें ठीक हो जाएंगी, बट सर्विस में स्ट्रगल आती है। देन अभी रिसेंटली लास्ट दिसंबर में मेरा छोटा भाई एक्सपायर हो गया। उसके बाद जनवरी में मेरा जो जिगरी यार है वो एक्सपायर हो गया। तो लाइफ इज वेरी क्रूअल। आप जब सोचते हैं कि अब चीजें ठीक हो जाएंगी तो वो चीजें वहीं बिखर जाती हैं। आज की डेट में मैं अपने परिवार को संभालने में लगा हूँ किसी तरीके से कि भाई मेरा परिवार संभल जाए। मेरे छोटा भाई है, उसके बच्चे हैं, दोस्त है, उसके बच्चे हैं, नोबडी इज देयर टू लुक आफ्टर देम। तो मेरा सिर्फ ये कहना है कि आप किसी भी पोजीशन पे हो, आप कुछ हो या ना हो, ईश्वर पे विश्वास रखना है, फेथ रखना है, पेशेंस रखने हैं और परसिवेंस रखनी है कि भाई आज रात है तो दिन जरूर होगा। आपने कूल रहना है, शांत रह के चीजों को असेस करना है और पॉजिटिव सोचना है। आप पॉजिटिव सोचेंगे तो आपकी लाइफ में पॉजिटिव होगा, अगर नेगेटिव सोचेंगे तो आपकी लाइफ में नेगेटिव होगा। आज की परिस्थिति में भी मेरी बड़ी विकट परिस्थितियां हैं, बट परिवार हम लोग मिलके सब एक दूसरे से डिस्कस करते हैं, चीजों को एक साथ आगे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। ऑल्दो अभी परिवार बिखरा हुआ है, बट उसे समेटने की कोशिश में लगे हुए हैं। सो बस यही है कि आपने बस हिम्मत नहीं हारनी है और हमेशा है। यस, हिम्मत नहीं हारनी, किसी भी रैंक पे हो, बिल्कुल बिल्कुल, या कहीं भी हो, बिल्कुल मैम। मतलब आपने बस हिम्मत नहीं हारनी। आपने अगर हिम्मत नहीं हारी तो आप जो ये बोलते हैं कि ये जो फेज है आप उसे अच्छे से पार कर पाएंगे। आप हिम्मत हार गए तो शायद आप उस फेज के साथ वॉश आउट किए जाएं। बहुत अच्छे से सर, आपकी बातों से मुझे भी काफी हिम्मत मिल रही है। और मैम के विचार जानना चाहूंगी। मैम, आप हमारे दर्शकों को क्या प्रेरणा दे सकते हैं? कि सर ने बहुत कुछ बता दिया। मैं तो एक छोटी सी बात कहूँगी कि जैसे कि गाना भी है कि जिंदगी का साथ निभाता चला गया, तो हमें इसी तरह जिंदगी का साथ भी निभाना ही है। चाहे कितनी भी कॉम्प्लिकेशंस आए, कितनी भी प्रॉब्लम्स आए, बस हमें हिम्मत नहीं हारनी है, हमें जुटे रहना है और जिस रास्ते पे हम चल रहे हैं हमें चलते रहना है। उस रास्ते पे रुकावटें भी आएंगी, आपको बहुत सारी चीज़ें परेशान भी करेंगी। बस जिंदगी का साथ ऐसे ही हंसते खेलते हिम्मत रखते हुए निभाते चले जाना है। और सबको मैं यही प्रेरणा देना चाहूँगी कि कभी हार नहीं माने, कभी हिम्मत नहीं तोड़े और हमेशा सच्चे मन से आगे बढ़ते रहें। सफलता हमेशा मिलेगी। थैंक यू।